पहाड़ों की गोद में छिपा घने देवदार के जंगल के बीचों बीच शीशमहल खड़ा था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि संगमरमर और कांच का एक विशाल मकबरा था, जो दशकों से खाली था और जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें अंदर जाने वाले की परछाई हमेशा के लिए कैद हो जाती है। हमारे तीन दोस्त, कबीर जो साहस और रोमांच की मूर्तियों का उपासक था, सानवी जो तर्क की समर्थक थी लेकिन अंदर से एक रहस्यवादी, और आर्यन जिसकी कलात्मक आत्मा हर रहस्यमय कोने में सुंदरता खोजती थी, एक धुंध भरी सर्द रात में इस महल के बाहरी गेट पर खड़े थे। महल का विशाल लोहे का गेट जंग खा चुका था और एक भयानक चीख के साथ खुला। गेट पर लटकी एक पुरानी टूटी हुई नेमप्लेट पर सिर्फ एक ही नाम खुदा था, मालती। महल के चारों ओर पत्थरों पर काई जम चुकी थी और हवा में नमी और पुराने बंद कमरों की बास खुली हुई थी। पहला चरण, विस्मृत अतीत की गूंज। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मुख्य हॉल की विशालता ने उन्हें लगभग निगल लिया। यहां हर जगह शीशे थे, छत पर, दीवारों पर, यहां तक कि फर्श में लगे टाइल्स में भी पतली परतों के रूप में कांच जड़ा हुआ था। ये शीशे गंदे, टूटे और धूल भरे थे, लेकिन फिर भी उनमें परछाई दिखती थी, हालांकि बड़ी अजीब तरह से। कबीर ने देखा, शीशे में उसकी परछाई एक पल के लिए अपनी जगह से हटकर उसके पीछे खड़ी हो गई थी। यह जगह अजीब है, सानवी फुसफुसाई। उसने अपना टॉर्च नीचे जमीन पर घुमाया। आर्यन हमेशा की तरह एक दीवार पर बनी पुरानी पेंटिंग में खो गया। पेंटिंग एक बेहद खूबसूरत औरत की थी, जिसके बाल काले और आंखें गहरी थीं। यह निश्चय ही मालती रही होगी। पेंटिंग के निचले कोने में किसी ने खरोंचकर लिखा था, मैं अकेली नहीं रहूंगी। कबीर आगे बढ़ा। एक पुराने संगीत कक्ष में एक सड़ा हुआ पियानो पड़ा था। जैसे ही कबीर ने गलती से चाबियों को छुआ, एक भयानक बेसुर स्वर गूंज उठा। उस स्वर के साथ हॉलवे के अंत से किसी के रेशमी कपड़े पहनने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे पास आ रहा हो। तीनों ने सांसें रोक लीं। आवाज आई, फिर अचानक रुक गई। सानवी ने हिम्मत करके कहा, यह सिर्फ हवा और पुरानी इमारत है, कोई यहां नहीं है। लेकिन आर्यन ने उस कमरे के फर्श पर एक बहुत पुरानी, सुनहरे रंग की बिंदी पड़ी देखी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पेंटिंग में मालती ने माथे पर लगा रखी था। आर्यन के सिर में एक तेज दर्द उठा और उसने महसूस किया कि वह महल के पिछले समय की किसी भयानक याद को देख रहा है। एक कमरा जो अंधेरे में बंद था और जोर जोर से रोने की आवाजें। दूसरा चरण, बंद गलियारे और फुसफुसाहट। वे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े, जहां के गलियारे संकीर्ण और घुमावदार थे। हर दरवाजे पर भारी, नक्काशीदार ताले लगे थे, मानो अंदर कुछ बहुत कीमती या बहुत खतरनाक बंद हो। सानवी को एक दरवाजा थोड़ा खुला मिला। वह अंदर झांकी। यह एक पुराना ड्रेसिंग रूम था, जिसमें एक विशाल तीन तरफा आईना, ट्राइफोल्ड मिरर लगा था। इस आईने में धूल नहीं थी, वह चमक रहा था। सानवी ने हिम्मत जुटाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी परछाई आईने में बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन फिर आईने में उसकी परछाई ने एक पल के लिए मुड़कर पीछे देखा, जबकि सानवी स्थिर खड़ी थी। डर के मारे सानवी पीछे हट गई। तभी कबीर को गलियारे के कोने से एक टूटी हुई सरगोशी सुनाई दी, जो उसके नाम से उसे पुकार रही थी, कबीर, मेरे खेल में शामिल हो जाओ। कबीर ने आवाज की दिशा में टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक बंद दरवाजे के। वह दरवाजा एक पुस्तकालय का था। कबीर ने ताला तोड़ने की कोशिश की, पर ताला बहुत मजबूत था। आर्यन ने अचानक कहा, यह जगह मुझे अपनी कलाकृतियां याद दिला रही है।
हर चीज एक जाल है। वह आगे बढ़ा और पुस्तकालय के दरवाजे के पास की दीवार पर उसने ध्यान से देखा कि प्लास्टर के नीचे कुछ अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी ने बार बार नाखून से दीवार खरोंची हो। उसने दीवार पर हाथ फेरा और फिर कांप गया। निशान प्लास्टर से नहीं बल्कि पुराने जमे हुए खून से बने थे, जिसे अब हवा ने भूरा कर दिया था। और उन निशानों के बीचों बीच एक शब्द खरोंचा हुआ केंद्र मुख्य बेडरूम की ओर बढ़ रहे थे, जिसे वे मालती का कमरा मान रहे थे। इस कमरे का दरवाजा भी खुला था। कमरे में एक विशाल चंदवा वाला बिस्तर, कैनोपी बेड था और हर कोने में एक बड़ा शीशा लगा था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सानवी ने उसे तुरंत उठाया। डायरी में लिखा था, 15 दिसंबर 1947 मेरा पति जमींदार कहता है कि यह घर मेरी सुंदरता के लिए बनाया गया है, लेकिन ये शीशे, ये मेरी सुंदरता को चुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी ही परछाई में कैद हो रही हूं। 20 जनवरी 1948 मैंने उसे आईने में देखा। वह मेरी परछाई मुझसे बात कर रही है। वह चाहती है कि मैं उसे मुक्त कर दूं और बदले में मैं उसकी जगह ले लूंगी। मैं डर रही हूं। अब मुझे आईने में देखती हूं तो मेरी आंखें उसकी जैसी दिखती हैं, खाली। 2 फरवरी 1948 रात को परछाई ने मुझे दरवाजे के पास खींच लिया। वह बाहर निकलना चाहती थी, बाहर की दुनिया में। मैंने विरोध किया। लड़ाई हुई। अब हर जगह कांच के टुकड़े हैं और मैं हार गई हूं। जैसे ही सानवी ने आखिरी शब्द पढ़ा, कमरे के सारे शीशे एक साथ गूंजने लगे, एक तेज ऊंची कंपन। कमरे के सबसे बड़े शीशे में उनकी परछाई अब पहले से ज्यादा धुंधली हो चुकी थीं। और फिर परछाई के पीछे मालती की आकृति दिखाई दी। वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसके काले बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें घोर निराशा से भरी थीं। उसने अपना हाथ उठाया। कबीर चिल्लाया, भागो! लेकिन आर्यन, जो मालती की पेंटिंग को पहले ही देख चुका था और उस कमरे की उदासी को महसूस कर रहा था, अपने कदम पीछे नहीं ले पाया। वह स्तब्ध खड़ा था। मालती की आकृति शीशे के अंदर से हाथ बढ़ाती हुई दिखाई दी। तुम मेरी जगह लोगे? मालती की आवाज कमरे में गूंजी, जो हंसी और रोने का एक भयानक मिश्रण थी। एक भयंकर ऊर्जा कमरे में फैली। सानवी ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि मालती की परछाई ने आर्यन की वास्तविक परछाई को पकड़ लिया था और उसे तेजी से शीशे के अंदर खींच रही थी। आर्यन के शरीर ने एक भयानक झटका लिया। उसने एक दर्द भरी चीख निकाली, लेकिन वह चीख उसकी नहीं, बल्कि दो आत्माओं के संघर्ष की थी। उसकी आंखों की पुतलियां पलट गईं और उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। कबीर ने बिना सोचे एक भारी मोमबत्ती स्टैंड उठाया और उस बड़े शीशे पर दे मारा। क्रैक! शीशा हजारों टुकड़ों में बिखर गया। टूटने की आवाज के साथ मालती की आकृति चीखती हुई गायब हो गई। कबीर और सानवी ने आर्यन को उठाया। वह बेहोश था, लेकिन जीवित था। वे उसे खींचते हुए, कांच के टुकड़ों पर फिसलते हुए, दरवाजों से भागते हुए उस महल से बाहर निकले। वे भागते रहे जब तक कि वे जंगल से बहुत दूर पहाड़ की पगडंडी पर नहीं पहुंच गए। जब सूरज की पहली किरणें उनके चेहरों पर पड़ी, तब उन्हें महसूस हुआ कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन जब आर्यन को होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। वह शांत नहीं था, बल्कि बेहद बेचैन था। उसकी आंखों में अब वह कलात्मक चमक नहीं थी, बल्कि एक स्थिर खालीपन था, ठीक वैसा ही जैसा मालती की डायरी में वर्णित था। कुछ हफ्तों बाद, जब आर्यन अपने फ्लैट में अपने स्टूडियो में अकेला था,
वह अचानक अपने ही बेडरूम में लगे फुल लेंथ आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान आर्यन की नहीं थी। वह शांत, उदास और भयावह थी, ठीक वैसी ही जैसी मालती की आकृति की थी। आर्यन की आंखें भर आईं। वह समझ गया था कि शीशे में उसकी परछाई अब मालती की कैद है और मालती की असंतुष्ट आत्मा का एक हिस्सा अब उसके शरीर में वास करता है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वह किसी और